दोस्तों नमस्कार। आज ये हमारी मैथ पेडागॉजी की पहली वीडियो है। दोस्तों इसमें मैथ पेडागॉजी की पूरी निचोड़ या पूरे पेडागॉजी का सारांश जहाँ-जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, हम उन सभी टॉपिकों को आसान भाषा में पढ़ेंगे। और दोस्तों यदि आप आज ये पूरा वीडियो देख लिए तो मैथ पेडागॉजी से डर आपका निकल जाएगा और आप मैथ पेडागॉजी में जो 15 क्वेश्चन पेडागॉजी पोर्शन से पूछे जाते हैं, उसमें 13-14 क्वेश्चन आराम से सही कर देंगे। दोस्तों मैथ पेडागॉजी का ये सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है। आज ये थ्योरी की क्लास है, इसके बाद मुश्किल से 10-15 वीडियो में पूरा मैथ पेडागॉजी कवर हो जाएगी। यदि आप पूरे 10-15 वीडियो देख लेंगे तो आपका जो मैथ पेडागॉजी पोर्शन से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से आपका 13-14 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा। तो दोस्तों आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसमें सिलेबस में क्या-क्या दिया गया है। ये जो दिया गया है अंक गणित से संबंधित है। ये सिलेबस में जो कहा गया है गणित एवं शिक्षण शास्त्र या शिक्षा शास्त्र, इसमें गणित पोर्शन से 15 क्वेश्चन आते हैं और शिक्षा शास्त्र से भी 15 क्वेश्चन आते हैं। दोनों मिला करके तब ये सीटेट में 30 क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों यही जो शिक्षा शास्त्र है, ये 15 क्वेश्चन अभी इसका हम 10-15 वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद जो अंक गणित या गणित से जो 15 क्वेश्चन आते हैं, उनको हम हल कर के उनको भी पढ़ेंगे। तो दोनों मिला के हमारा एग्ज़ाम में 30 नंबर क्लियर हो जाएगी। यदि आप इससे मेहनत किए तो आपको 25 से नीचे नहीं आने वाला है। तो कम से कम 25 आपका आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनों भी आप मेहनत के हिसाब से ला सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो सिलेबस दिया गया है, ये अंक गणित से संबंधित हैं। ये छोटे-छोटे बच्चों वाले चैप्टर हैं। ये ज़्यादा हार्ड नहीं पूछते। यूपी टेट में हार्ड पूछता है, लेकिन इसमें बहुत आसान से पूछे जाते हैं। तो इसमें संख्या पद्धति, लघुत्तम, महत्तम, मापन, ज्यामिति और आकृतियाँ, अंक गणित पर आधारित कुछ छोटी-छोटी समस्याएँ होती हैं। आँकड़ों का प्रबंधन एवं प्रतिरूपण जो होता है, ये अंक गणित से संबंधित ये जो मुश्किल से 6 चैप्टर दिए गए हैं और ये 6 चैप्टर से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो पेडागॉजी पोर्शन है शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र जो है दोस्तों, इसमें पहला दिया है गणित की प्रकृति, दूसरा गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, तीसरा गणित की भाषा, चौथा सामुदायिक गणित और पाँचवाँ गणित में मूल्यांकन और छठवां जो दिया गया है, छठवां क्या कहा गया है? छठवां कहा गया है शिक्षण की समस्याएँ कौन-कौन सी होती हैं। फिर गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण और फिर निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ये मात्र 8 टॉपिक इसमें दिए गए हैं। 8 टॉपिक से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी अधिकतर माना जाएगा कि सभी चैप्टर से एक-एक चैप्टर से एक-एक क्वेश्चन बनेंगे। 1-2 जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, उसमें से 2 या 3 प्रश्न बन जाएँगे, तो कुल मिला के यहाँ से 15 बनेगा और उसके बाद यहाँ से जो 6 टॉपिक दिए गए हैं, इसमें से 15 क्वेश्चन आपका बनेगा। तो दोनों मिला के 30 नंबर हो जाएँगे। तो दोस्तों आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास जो थ्योरी मैथ पेडागॉजी से संबंधित है दोस्तों, ये कई किताबों पढ़ने के बाद इसको हम छाँट के अलग से लिखे हैं, जो बहुत आप एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैथ पेडागॉजी, इसमें सबसे पहला जो चैप्टर अभी हम आपको सिलेबस दिखा है, उसमें गणित की प्रकृति दिया गया है, यानी गणित की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, इस संबंध में सारा चीज़ बताया गया है। तो गणित की प्रकृति जो होता है, पहले हम अपने से बता देते हैं, फिर इसको समझाते हैं। गणित की प्रकृति जो होता है, प्रत्येक विषय की एक अपनी-अपनी प्रकृति होती है। जैसे साइंस का हो गया, इतिहास का हो गया, भूगोल का हो गया या फिर मैथ का हो गया। सभी विषय की अपनी-अपनी एक प्रकृति होती है, जिसमें पाठ्यक्रम में उस विषय का स्थान निश्चित होता है। गणित की प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक अस्थायी एवं स्पष्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो फैक्ट होता है, अगर 5, 15 प्लस 5 जोड़ोगे तो 20 आएगा। इसका एकदम फैक्ट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो पाएगी। तो यही है, क्या कह रहा था? इसमें कह रहा था कि जो इसका जो सभी विषयों की अपेक्षा जो इसकी प्रकृति होती है अस्थायी होती है और अस्पष्ट होती है। गणित कई विषयों का आधार भी है। और यह गणित की प्रकृति के बारे में जैसे हम देख सकते हैं, गणित गणनाओं का विज्ञान है, कह सकते हैं गणित तार्किक विषय है। तो ऐसे होता है, गणित की प्रकृति कैसी होती है? गणित की प्रकृति जो है तार्किक होती है। तो अब इसमें हमसे पूरे थ्योरी से मतलब नहीं है, केवल ये जो इतना दिया है, इतना आप पढ़ लीजिए, इतने में आपका प्रश्न जो बन जाता है। तो इसमें पूछता है गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो गणित की प्रकृति जो है तार्किक होती है। उसके बाद इसमें निष्कर्ष जो होता है, इसमें जो आंसर जो आता है वस्तुनिष्ठ होता है, यानी उसका जो आंसर होता है वो प्रत्येक व्यक्तियों के साथ साथ वो बदलता नहीं है। अगर जो गणित में 5 + 3 = 8 होता है, तो होता है वो, चाहे जो भी सॉल्व करेगा उसका 8 ही आंसर आएगा। उसके बाद गणित जो होता है विश्वसनीय होता है। कोई भी इंसान सॉल्व करेगा तो जो आंसर आएगा वो आएगा, उसमें भेदभाव ज़्यादा नहीं होता, ये विश्वसनीय होता है और यथार्थ होती है। विज्ञान विषय का मुख्य क्या होता है? आधार होता है। क्या? गणित विषय।
गणित विषय जो होता है विज्ञान विषय का क्या प्रमुख आधार होता है, यानी विज्ञान विषय बिना गणित के अधूरा माना जाएगा। तो ये है गणित की प्रकृति। पूरे चैप्टर में यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 1 में जितना आप बुक देखेंगे इतना 4-5 पेज का लिखा रहता है, लेकिन उसी में से ये 3-4 वर्ड ही इम्पॉर्टेंट है। क्या गणित की प्रकृति जो होती है तार्किक होती है, इसका निष्कर्ष जो होता है वस्तुनिष्ठ होता है और विश्वसनीय और यथार्थ होता है। जो और गणित का जो विषय का मुख्य आधार, जो विज्ञान विषय का मुख्य आधार क्या है, तो विज्ञान विषय का मुख्य आधार जो है गणित विषय है। तो ये यही 4-5 वर्ड थे जो इस चैप्टर नंबर 1 में इम्पॉर्टेंट थे। तो ये रहा दोस्तों चैप्टर नंबर 1। इसमें से कभी-कभी पूछता है गणित की प्रकृति कैसी होती है, फिर पूछ लेगा वस्तुनिष्ठता किस विषय में सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है, फिर विश्वसनीयता किस विषय में सबसे ज़्यादा होता है, या पूछ लेगा विज्ञान विषय का प्रमुख आधार क्या है। तो ये सब चीज़ का सभी का आंसर एक हो जाएगा गणित। तो पहले चैप्टर में केवल यही चीज़ दिया गया है बस। उसके बाद दूसरा चैप्टर में कहा गया है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान कैसा है, यानी गणित का जो है पाठ्यक्रम में स्थान कैसा है, कहाँ है, किस प्रकार है, उसके बारे में पूरे चैप्टर में बताया गया है। तो इसमें देखते हैं पाठ्यक्रम में इसका स्थान महत्वपूर्ण है। क्या है? पाठ्यक्रम में इसका स्थान महत्वपूर्ण है। यह जो है विज्ञान विषय का आधार होता है, जो अभी हम बता चुके। क्या पाठ्यक्रम में जो होता है इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है और यह क्या होता है विज्ञान विषय का आधार होता है। दूसरा चैप्टर जो दिया गया था वो गणित का पाठ्यक्रम में स्थान कैसा होता है, ये चैप्टर का नाम है। तो इसका स्थान महत्वपूर्ण होता है और ये विज्ञान विषय का आधार होता है। मतलब कि उसके बाद जैसे इसे तीसरे चैप्टर में फिर उसके बाद दिया गया है, तीसरे चैप्टर में कहा गया है गणित की भाषा। गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए? गणित की भाषा कैसी होती है? गणित की भाषा जो होती है सांकेतिक होती है। क्या? गणित की भाषा सांकेतिक होती है। यह अमूर्त संप्रत्ययों को मूर्त बनाती है। यानी हम जो चीज़ नहीं जानते हैं या अमूर्त रहता है वो संप्रत्यय, उसको हम यदि हम गणित के माध्यम से सॉल्व करते हैं तो हमको मूर्त की ओर ले जाती है। तो गणित की भाषा कैसी होती है? गणित की भाषा सांकेतिक होती है और अमूर्त विषय को वो मूर्त बनाती है। तो ये तीसरे चैप्टर में केवल यही इम्पोर्टेंट है कि अमूर्त विषय को मूर्त बनाती है और गणित की भाषा जो है सांकेतिक होती है। अब उसके बाद गणित गणित की भी कई एक भाषा, मतलब गणित की भी अपनी एक भाषा होती है। जैसे कोई भी विषय का अपना एक भाषा होता है तो गणित की भी अपनी वही एक भाषा होती है। गणित की भाषा शुद्ध, यथार्थ और निश्चित होती है। गणित की भाषा के गुण जैसे कौन-कौन से हो सकते हैं गणित की भाषा के गुण? जैसे मान लीजिए प्लस हो गया, घटाव हो गया, गुणा हो गया और इसके बाद भाग हो गया। ये सब गणित के क्या हैं? गणित के में सांकेतिक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो गणित की ये गुण हैं। यदि ये लगा है तो इसको मतलब होता है कि जोड़ना, अगर ये लगा है तो इसका मतलब है घटाना। तो यही चीज़ पूरे चैप्टर में बताया गया है। गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए? गणित की भाषा सांकेतिक होती है या होनी चाहिए? यह जो होती है अमूर्त संप्रत्ययों को मूर्त बनाती है। ये तीसरे चैप्टर में केवल यही इम्पोर्टेंट है बस। उसके बाद चौथा चैप्टर सामुदायिक गणित। सामुदायिक गणित क्या होता है? सामुदायिक मतलब होता है, आप समझ सकते हो, सामुदायिक मतलब अपने आस-पड़ोस में जो रोज़ाना की लाइफ में यूज़ होता है वो सामुदायिक गणित या व्यावहारिक गणित कहलाती है। यानी जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं जो गणित को, वो सामुदायिक गणित के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है अंक गणित का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे सब्ज़ी खरीदना हो गया, दुकान जाना हो गया या दूध लाना हो गया मार्केट से, कुछ भी सामान जो डेली लाइफ में यूज़ होता है वो सबसे ज़्यादा किसका यूज़ होता है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है यूज़ होता है वो अंक गणित का यूज़ होता है। तो सामुदायिक गणित भी इसको बोला जाता है। जो रोज़ाना की लाइफ में यूज़ होता है उसे सामुदायिक गणित कहते हैं और यह व्यावहारिक गणित कहलाती है। ये इसमें जो है अंक गणित का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। सामुदायिक गणित यानी व्यावहारिक गणित में अंक गणित का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और जैसे मान लीजिए रेखा गणित हो गया, ज्यामिति हो गया, उसका रोज़ाना लाइफ में तो यूज़ नहीं होता है। तो ये क्या है? सामुदायिक गणित जो होती है, जो रोज़ाना की लाइफ में यूज़ होता है, वो सामुदायिक गणित या व्यावहारिक गणित कहलाती है। इसमें अंक गणित का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद कहा गया है, गणित बालकों को नैतिक और चारित्रिकता का विकास करती है। यानी नैतिकता का और चारित्रिकता का जो क्या करती है? विकास करती है। यानी इसमें जो सृजनात्मक क्षमता बालक की बढ़ती है, सोचने समझने की तार्किक शक्ति बढ़ती है, तो क्या करती है? नैतिक और चारित्रिक क्षमता का भी विकास होता है। किसमें? सामुदायिक गणित में। ये चौथा चैप्टर हो गया दोस्तों। इसके बाद पाँचवाँ चैप्टर है दोस्तों। इसके लास्ट में हम लोग इसके टैग वर्ड पढ़ेंगे, जो टैग वर्ड डायरेक्ट आप उससे आंसर कर सकते हैं। मूल्यांकन, इसमें दिया गया था मूल्यांकन। तो मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है इसको दोस्तों हम लोग बाल विकास के चैप्टर में पढ़ लेंगे।
जैसे मूल्यांकन अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन कितने प्रकार के हैं, तो उसी के बारे में इसमें दिया गया था। तो थोड़ा लेंदी था, ज़्यादा क्वेश्चन इससे मैथ पेडागॉजी में तो नहीं बनता, लेकिन बाल विकास में बनता है। तो इसलिए जब हम बाल विकास को पढ़ाएंगे तो इसको पढ़ लेंगे। इसमें अभी हम बता दे रहे हैं मूल्यांकन जो होता है, जैसे जैसे जिस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है उसको मूल्यांकन कहा, जैसे जैसे मान लीजिए क्लास में अगर रचनात्मक मूल्यांकन किया जा रहा है, छमाहिक मूल्यांकन हो रहा है, सतत मूल्यांकन हो रहा है, तो यही सब मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके बाद समस्याएं, छठवें चैप्टर में थी समस्याएं। समस्याएं क्या है? नींव का कमजोर होना, यानी गणित यदि आप किसी बालक को पढ़ा रहे हैं तो उसमें यदि आपको समस्या उत्पन्न हो रही है, बालक नहीं पढ़ रहा है या बालक ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रहा है गणित भाषा पढ़ने में, तो वो समस्याएं के अंतर्गत आता है। तो वो समस्याएं कैसे पनपती हैं, तो इसको हमको देखते हैं। तो गणित में समस्याएं कैसे कैसे होती हैं? नींव का कमजोर होना, यदि बालक शुरू से अगर उसको गिनती पढ़ाना नहीं आ रहा है तो वो जोड़ गुणा भाग या घटाना कैसे कर लेगा? तो ये नींव यदि कमजोर होगी बालक की तो ये हमारी समस्याएं होगी। फिर उसको हमको गिनती सिखाना पड़ेगा, फिर जोड़ सिखाना पड़ेगा, फिर गुणा, फिर भाग, ऐसे करके हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगा, तो यानी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो समस्याएं क्या है? नींव का कमजोर होना बच्चे का। फिर रुचि का अभाव, यदि बच्चा कोई गणित पढ़ने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है तो वो भी एक समस्या का कारण बनता है। उसके बाद शिक्षक को शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान न होना, यानी शिक्षक को जो शिक्षण पद्धतियाँ होती हैं, विश्लेषण, संश्लेषण, निगमनात्मक, आगमनात्मक, जो शिक्षण विधियाँ होती हैं उसका यदि अच्छे से ज्ञान नहीं है तो भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है बच्चे को गणित का शिक्षण देने में। उसके बाद टीएलएम का उपयुक्त न होना, मान लीजिए आपको 4+4 बताना है या 4+5 बताना है या 4+4 बताना है, तो यदि आप टीएलएम प्रयोग नहीं करेंगे तो हो सकता है आप अगर यहाँ टीएलएम में कुछ गलत लिखे होंगे या टीएलएम सही उपयुक्त नहीं होगा, तब भी वो बच्चे की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये समस्याएं होती हैं। क्या? नींव का कमजोर होना, रुचि का अभाव, शिक्षक को शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान न होना, टीएलएम का उपयुक्त न होना, तो ये क्या है? ये समस्याएं हैं। उसके बाद 7वां चैप्टर में जो दिया गया है गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण कैसे किया जाता है, ये था। तो यानी गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण, त्रुटियों का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, वो जब क्वेश्चन आएगा तो 1-2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, हम वहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद प्रमुख शिक्षण विधियाँ, जो शिक्षण विधियाँ होती हैं वो चाहे बाल विकास में हो, चाहे हिंदी में हो, संस्कृत में हो, इंग्लिश में हो, वो शिक्षण विधियाँ समान होती हैं। सभी पोर्शन में वही वही होती हैं। तो हम लोग देखते हैं शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियाँ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, यदि आप यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोजाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में पहली शिक्षण विधि जो है वो क्या है? आगमनात्मक विधि। आगमनात्मक विधि पहले क्या होता है? उदाहरण, उसके बाद नियम। यानी आगमनात्मक विधि में सबसे पहले उदाहरण बताया जाता है। उदाहरण के द्वारा जब बार बार बच्चे उदाहरण का प्रयोग करते हैं तो उन्हीं उदाहरणों से क्या करते हैं? उसी उदाहरण से प्रयोग करते करते बच्चा जो होता है वो स्वयं नियम का आत्मसात कर लेता है। जैसे मान लीजिए 2+2 किए तो 4 आ गया, फिर उसके बाद 4+4 किए तो 8 आ गया। तो इसका मतलब है जब बच्चा जब प्लस बार बार देखेगा तो उसके मतलब ये हो जाएगा, जो गिनती इधर दी रहे, अगर इधर कोई गिनती दी है तो इन दोनों को ऐड करना या मिलाना होता है। इसका मतलब ये मिलाना होता है। तो इसी प्रकार वो यूज करते करते प्लस का मतलब जान जाता है कि प्लस का मतलब जोड़ना होता है। तो इसी कारण से इसमें क्या कहा गया है? आगमन विधि में पहले उदाहरण उसके बाद नियम, उसी उदाहरण का प्रयोग करते करते बच्चा स्वयं नियम का आत्मसात कर लेता है। यह एक कैसी विधि है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। क्या? कि आगमनात्मक विधि कैसी विधि है? तो आगमनात्मक विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है। तो ये रहा आगमनात्मक विधि। इसी का उल्टा होता है निगमनात्मक विधि। निगमनात्मक विधि क्या होती है तो इसके बारे में देखते हैं। निगमनात्मक विधि, इसमें पहले नियम को रटाते हैं। क्या? यहाँ से ये रिलेट कर सकते हैं, नी है यहाँ पे, यहाँ भी नी है, तो नी फॉर निगमन, नी फॉर नियम। तो निगमन विधि में क्या करते हैं? इसमें पहले नियम को रटाते हैं, फिर यह विधि बच्चे में रटने की आदत डालती है। यह अस्थायी होती है। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो निगमन विधि कैसी विधि है? निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। और इसमें प्रश्न बनता है ऐसी कौन सी विधि है जो रटने पर बल देती है या रटाने को प्रोत्साहित करती है? तो ये निगमन विधि होती है जो रटने पर प्रोत्साहित करती है या बल देती है।
फिर इसमें रटने की आदत डालती है, फिर इसका ज्ञान जो होता है अस्थायी, तो बच्चा रट करके उस समय तो तुरंत बता देगा, लेकिन बाद में वो 2-4 10 दिन बाद भूल जाएगा। तो ये क्या होती है, अस्थायी होती है और यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि भी होती है। तो निगमन विधि के बारे में ये 3-4 चैप्टर है। पहले निगमन विधि, सॉरी 3-4 टॉपिक हैं। निगमन विधि नियम को रटाते हैं और नियम से उदाहरण की ओर चलती है। उसके बाद यह विधि रटने पर आदत डालती है। यह इसका जो है, इससे बच्चे जो पढ़ते हैं वो उसका ज्ञान अस्थायी होता है और यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। तो निगमन विधि में ये 4-5 वर्ड जो हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं वर्डों को आप नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इसी में से आते हैं। उसके बाद संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में क्या होता है दोस्तों, संश्लेषण विधि का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी संश्लेषित करना, इकट्ठा करना, यानी दिए गए आंकड़े को एकीकृत करके निष्कर्ष तक पहुंचना। ये ज्यामिति ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। यानी इसका कहने का मतलब जो संश्लेषण विधि होती है, इसका मतलब होता है इकट्ठा करके किसी चीज़ का अध्ययन करना। जैसे कोई शिक्षण सहायक शिक्षण सामग्री है, उसको थोड़ा सा छोटे छोटे पार्ट में है, उसको एक एक इकट्ठा करके उसी के बारे में अध्ययन करना संश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। और इसमें दिए गए आंकड़े को एकीकृत करके निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। ये क्या है, ये जो है ज्यामिति, यानी ज्यामिति के लिए, जैसे रेखा गणित होती है, रेखा चित्र होता है, उसके लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। और ये किस तरह चलती है, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, यानी जो हम चीज़ जानते रहते हैं और जो चीज़ हमको पता लगाना रहता है उसकी ओर चलते हैं। तो ये कौन सी विधि है, संश्लेषण विधि जो होती है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। यही हमारा इसमें से पूछा जाता है। क्या कहेगा, संश्लेषण विधि कैसी विधि होती है, संश्लेषण विधि जो होती है ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है और इसमें इसका मतलब होता है इसमें आंकड़े को इकट्ठा करके बच्चों को समझाया या पढ़ाया लिखाया जाता है। तो ये संश्लेषण विधि हो गया। इसी को उल्टा विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में क्या किया जाता है, विश्लेषण विधि में विभाजित करना, यानी विश्लेषण विधि का मतलब ही होता है विभाजित करना, यानी छोटे छोटे टुकड़े को उसमें इकट्ठा करके अध्ययन कराते थे। इसमें क्या करेंगे, इसमें छोटे, जैसे बड़ा सा आपको कोई सिलेबस दिया है, छोटे छोटे पार्ट में आज कल परसों कर करके तो उसको अध्ययन करवाएंगे, तो बच्चा थोड़ा सा सीखने में रुचि प्रदर्शित करता है। तो क्या विश्लेषण विधि जो होती है विभाजित करना, इसका मतलब होता है ये कैसे चलती है, ये अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो सिलेबस दिया होता है या जो हमारी पठन सामग्री होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके बच्चों को अध्ययन करवाया जाता है। तो ये विश्लेषण विधि होती है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कौन सी विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, तो विश्लेषण विधि जो होती है अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। और संश्लेषण विधि यहीं ऊपर है, ये संश्लेषण विधि होती है वो क्या करती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। यानी संश्लेषण विधि में जो चीज़ हम जानते हैं उससे जो चीज़ नहीं जानते उसका पता लगाते हैं, लेकिन विश्लेषण विधि में क्या होता है, जो चीज़ हम नहीं जानते हैं उसके थ्रू हम अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। तो ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं होती है। उसके बाद ह्यूरिस्टिक विधि क्या होती है, ह्यूरिस्टिक विधि का मतलब होता है, ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है खोज। क्या, खोज, खोज करके नई नई चीज़ों को सीखता है, यानी बालक जो है खोज करके नई नई चीज़ों को सीखता है, उसी से नियम का आत्मसात कर लेता है। यानी ह्यूरिस्टिक विधि बच्चा जो होता है अपनी संप्रत्तियों को खोज खोज करके अध्ययन करता है और बार बार उसको जब खोजता है, उसको ढूंढता है, तो उसी से जो वो उसको कॉमन चीज़ दिखता है उसी से अपना वो नियम का आत्मसात कर लेता है। तो ह्यूरिस्टिक विधि हो गई। उसके बाद प्रयोग विधि। प्रयोग विधि क्या होती है, प्रयोग विधि बालक प्रयोग के माध्यम से स्वयं सीखता है, विज्ञान विषय में उपयोगी होती है। यानी जो बालक होता है वो प्रयोग करके, जैसे लैब में जाएगा, छोटा बच्चा है तो उसकी ज़्यादा भारी तो लैब रहेगी नहीं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी, जैसे लैब में जाएगा, लैब बोले तो मान लीजिए बच्चों को आप क्लासरूम में ही छोटी छोटी गोटियाँ दे देंगे और उसको जोड़ने के लिए कहेंगे तो वो जोड़ेगा कि कितना है, 4 है, तो वो आपको बताएगा जो प्रयोग करके, यानी 4 चीज़ों को प्रयोग करके, 4 चीज़ों को जोड़ करके आपको बता रहा है। तो ये प्रयोग विधि है। इसमें क्या करता है बच्चा, स्वयं सीखता है, यानी 4 की गिनती लाने के लिए बच्चे को 4 अगर गोलियां आप दे देंगे तो 4 की गिनती लाने के लिए चार, इसको 4 बार गिनेगा तो अपने आप उसको 4 मालूम हो जाएगा। तो क्या बच्चा जो है स्वयं सीखता है और प्रयोग के माध्यम से सीखता है। और यह विधि अगर बड़े बच्चों में देखा जाए तो विज्ञान विषय में उपयोगी होती है। प्रयोग विधि किस विषय में उपयोगी होती है, प्रयोग विधि जो होती है विज्ञान विषय में उपयोगी होती है। उसके बाद निदानात्मक विधि, लास्ट निदानात्मक और उपचारात्मक होता है। इसके बाद हम लोग टैग वर्ड पढ़ेंगे। तो निदानात्मक क्या होता है, निदानात्मक समस्या, समस्या तथा कारणों का सही पहचान करना क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण या निदानात्मक विधि कहलाती है। इसमें जैसे मान लीजिए आप क्लास में बच्चे को कुछ पढ़ाए हो, बच्चे को नहीं समझ में आया,
तो वो क्या करेगा, बच्चा आपके पास आएगा तो वो निदान लेके वो समस्या बताएगा आपसे, यानी समस्या तथा कारणों को सही आप पहचान करेंगे। उसके बाद जो बच्चे को समस्या उत्पन्न हुई है, जब उसका आप इलाज करेंगे या उसके समस्या को सुलझाएँगे, तो वो उपचारात्मक विधि, यानी जो आप बच्चे को ज्ञान देंगे वो उपचारात्मक चला जाएगा। लेकिन जब बच्चा समस्या लेके आपके पास आएगा, तो वो निदानात्मक विधि होती है। यानी जब आप शिक्षक हैं, आप बच्चे को कहाँ समझ में नहीं आया है, कहाँ समझ में आया है, किस चीज़ में दिक्कत हो रही है, किस चीज़ में नहीं दिक्कत हो रही, इस चीज़ का जब आप समस्याओं के कारणों को सही पहचान किया जाता है, तो वो निदानात्मक विधि में आता है। लेकिन उस समस्याओं को यदि निदान किया जाता है, तो वो उपचारात्मक, जैसे डॉक्टर होता है उपचार करता है। यदि आपको बुखार हो गया तो आप जाएँगे डॉक्टर से बताएँगे, तो वो निदानात्मक विधि होती है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देगा, तो वो उपचारात्मक विधि होती है। तो इसमें क्या होता है, उस समस्या तथा कारणों को सुधारना जाता है, या उस चीज़ का सही-सही से इलाज किया जाता है, या समस्या कारणों को सही पहचान करके उसको सुधारा जाता है। तो इसमें क्या होता है, निदानात्मक विधि में समस्या तथा कारणों को सही पहचान की जाती है, और उपचारात्मक विधि में उस समस्या तथा कारणों को सुधारा जाता है। यानी जहाँ पर बच्चे को नहीं समझ में आया है, उसको अच्छे तरीके से समझा देंगे, तो वहाँ वो सुधारा जाता है। उसके बाद दोस्तों, ये एनसीएफ 2005 में जो 100% यहाँ से क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। हमेशा 5 क्वेश्चन चाहे किसी भी पोर्शन में देख लेंगे आप, बाल विकास में देख लेंगे, हिंदी, संस्कृत किसी में देखेंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो एनसीएफ 2005। तो इसमें जो कहा गया था एनसीएफ 2005, इस दोस्तों सारी ट्रिक टैग वर्ड यहीं से निकलते हैं। ट्रिक क्या करें एग्जाम में, क्या ना करें। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया, कोई ऑप्शन क्वेश्चन दे दिया और उसमें ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो तो इसमें दोस्तों, जैसे एग्ज़ाम में आपको कोई जो सीटेट का क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या करें, यानी क्या चीज़ करें और क्या चीज़ ना करें, या इसी को ट्रिक भी मान सकते हो। कौन सी ट्रिक है, क्या करें, या इसको पॉजिटिव या नेगेटिव मान सकते हो। ये एनसीएफ 2005 के अनुसार है। यदि आप सीटेट एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें यदि आप कोई ऑप्शन में आपको दिख रहा है संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़कर अध्ययन वो करवा रहा है कोई ऑप्शन, तो वो 100% हमारा सही हो जाएगा। यानी ये एनसीएफ 2005 हमको कहता है, क्या कहता है, कि आप जो है संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़कर अध्ययन बच्चों को करवाएंगे। तो ये हमारा एनसीएफ 2005 कहता है, इसीलिए इसी का परीक्षण करने के लिए सीटेट आपको ये क्वेश्चन पूछता है। तो संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़कर यदि कोई ऑप्शन में दिया रहेगा, तो वो 100% सही रहेगा, वही ऑप्शन हमारा सही रहेगा। यानी ये क्या करें, यानी ये चीज़ करना चाहिए, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़कर अध्ययन करवाना चाहिए। उसके बाद यदि इसी के विपरीत में व्याख्या दे रहा है किसी ऑप्शन में, तो व्याख्या नहीं करना चाहिए। बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, व्याख्या से नहीं समझते हैं, तो ये व्याख्या नहीं करनी चाहिए, या ना करें, या फिर या तो नेगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। अगर किसी भी ऑप्शन में व्याख्या शब्द लिखा है, तो वो ऑप्शन हमारा गलत होता है। और यदि लिखा है संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन में जोड़कर अध्ययन करवाना, तो ये बात 100% सही होती है। उसके बाद दिया है, विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करें, यानी क्लास में विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करें। इससे बालक जो है सक्रियता से क्रियाशील होते हैं और अच्छे से संप्रदायों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर ऑप्शन में कहीं दिया रहेगा कि विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करें, तो ये बात 100% करनी चाहिए। ये बात 100% एनसीएफ 2005 के अनुसार सही होती है। लेकिन यदि ये दिया है निर्देश या उपदेश बालकों को दें, तो निर्देश और उपदेश के द्वारा बालक अच्छे तरीके से नहीं सीखते हैं, बालक बोर हो जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बालकों को निर्देश नहीं देने चाहिए, ये बात गलत होती है। और चर्चा में शामिल करना, ये बात सही होती है। फिर उसके बाद हस्तचालकों का प्रयोग करें, यानी कोई ऐसे आप टेलम का प्रयोग करें जिसमें बालक हँस करके अच्छे से खेल-खेल में अगर सीखेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। लेकिन आपको क्या प्रयोग नहीं करना है, परिभाषा, नियम, सूत्रों को याद नहीं करवाना है। अभी हम पीछे भी बताए थे, अगर कहीं याद करवाया रहेगा, तो वो बात 100% वो गलत मानी जाएगी एनसीएफ 2005 के अनुसार। फिर उसके बाद खोजबीन उपागमों का प्रयोग करें, यानी बालकों को कह दें कि ये चीज़ लेके आओ, या हमारे पास पड़ोस में कैसे लोग रहते हैं, क्या-क्या कार्य करते हैं। तो खोजबीन संपत्तियों को क्या करें, उपागमों का प्रयोग करना चाहिए। ये बात एनसीएफ 2005 मानता है, ये एकदम 100% सही रहेगा। जिस ऑप्शन में खोजबीन अगर उपागम का प्रयोग कर रहा है शिक्षक, तो वो 100% ऑप्शन हमारा राइट होता है। उसके बाद इसी के विपरीत में
बहुत सारे कार्यपत्रक बच्चे को प्रयोग ना करें, यानी कार्यपत्रक का प्रयोग बच्चे को नहीं करना चाहिए। बहुत सारे एक का चल जाएगा, लेकिन बहुत सारे कार्यपत्रक का यदि वह शिक्षक प्रयोग कर रहा है तो बालक उबने लगेंगे और वो अच्छे तरीके से नहीं अध्ययन कर पाएंगे। तो ये बात गलत होती है, यानी कार्यपत्रक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये निगेटिव होता है। तो ये गलत बात होती है। लेकिन बाह्य अनुभवों को कक्षा में रखें ताकि बालक की तर्क शक्ति का विकास हो, यानी हमारे आस पड़ोस में जो चीज़ अनुभव आप कर रहे हैं उनको बालक के सामने रखेंगे ताकि बच्चों के जो होते हैं क्या होते हैं, तर्क शक्ति का विकास होता है। अगर तर्क शक्ति का विकास करना किसी ऑप्शन में होगा तो वो ऑप्शन 100% हमारा राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें। बालक में जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर बालकों में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यदि आप कहीं भेदभाव वाला ऑप्शन आपको दिख गया तो वो गलत हो जाएगा, उसको तुरंत काट दीजिएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, गणित की शिक्षा सबके लिए हो तथा सभी का सम्मान हो। गणित की शिक्षा जो है, ऐसा नहीं है कि आप बच्चे हैं और बच्चियां हैं तो आप बच्चियों को कहेंगे नहीं आप गृह विज्ञान जाके पढ़ो, आप गणित नहीं पढ़ सकती, आपका दिमाग कमज़ोर होता है, तो ये आप नहीं करेंगे। गणित की शिक्षा सबके लिए हो तथा सभी का आप सम्मान करेंगे, तो ये बात सही है। अगर कहीं कह दिया गया कि गणित शिक्षण केवल बालक के लिए होता है और गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए होता है, तो वो ऑप्शन 100% हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें कहा गया है गणित की शिक्षा सबके लिए हमेशा सबके लिए हो तथा सभी का सम्मान होना चाहिए। और उसके विपरीत में यहाँ क्या कहा गया है, बार बार शांति का वातावरण स्थापित ना करें, यानी क्लास में यदि बच्चे थोड़ा मोड़ा शोर भी मचा रहे हैं तो बार बार उनको डांटे डपटे ना, या तो शांत रहने के लिए ना कहें। इससे बालक डरने लगेंगे, वो केवल चुपचाप बैठेंगे, अपना दिमाग भी बंद कर लेंगे और वो पढ़ना लिखना बंद कर देंगे। तो क्या करें, बार बार शांति का वातावरण स्थापित ना करें। ये भी बाल एनसीएफ 2005 के अनुसार ये गलत बात होती है। तो ये निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद अगला, हर संभव प्रयास करें ताकि उनके सोच का गणितीयकरण किया जा सके, यानी जितने भी टीएलएम का आप प्रयोग कर सकते हैं या जितना भी आप संभव प्रयास कर सकते हैं उनको क्या करें, उनकी सोच का गणितीयकरण करें, यानी गणित पढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। जितना भी आप कर सकते उतना प्रोत्साहित करें। किताबी ज्ञान से बचें। बच्चों को अगर दे दिए कि किताब में तो सारा चीज़ लिखा है, लो पढ़ लो, तो किताबी ज्ञान से बचना चाहिए। अगर किताबी पाठ्य पुस्तक कहीं दिया गया है तो वो बात जो होता है हम पिछले सभी वीडियो में बता भी चुके हैं कि पाठ्य पुस्तक जो है तो है निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो पाठ्य पुस्तक कहीं लिखा गया है तो वो बात गलत होती है। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। तर्क संगत यानी सृजनात्मक क्षमता का विकास करेंगे, तो ये बात 100% राइट होती है। तो ये जो एनसीएफ 2005 में हमारा ये दिया गया है, लगभग ये 10-12 पेज 15 पेज का नोट्स था। इसमें से हम पूरा जो इम्पोर्टेंट थे उसको छांट के लेके आए हैं दोस्तों। यदि आप इसको नोट कर लेंगे और यदि आप केवल ये टैग वर्ड ही यदि आप रट लेंगे तो टैग वर्ड के माध्यम से ही 15 में से कम आप 9 या 10 क्वेश्चन सही कर देंगे 100%। केवल टैग वर्ड आप लगाएंगे, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, आप सही कर देंगे। अगर निगेटिव पूछ रहा है, अगर निगेटिव पूछ रहा है तो 3 पॉजिटिव दे देंगे, 1 निगेटिव देगा तो उसी को आप छाँट देना। तो केवल टैग वर्ड से आप मैथ पेडागॉजी में पूरा आप कम से कम नहीं तो 8-9 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्या है, अगला नोट दिया गया है, विद्यालयी गणित पाठ्यचर्या हर उस स्थिति में होता है जहाँ बच्चे गणित का दैनिक अनुभव के रूप में देखते हैं। क्या है नोट, विद्यालयी गणित पाठ्यचर्या हर उस स्थिति में होता है जहाँ बच्चे गणित का दैनिक अनुभव में के रूप में देखते हैं। यानी जो विद्यालयी गणित होता है दैनिक जीवन में, से बालक मान लीजिए घर में ही है, अगर उसको 50 रुपये दे दिया गया, उसको गिनने के लिए दिया गया, तो वो हर दैनिक अनुभव में उसका जो होता है क्या होता है, गणित पाठ्यचर्या का हर उस स्थिति में प्रयोग होता है। तो उसके बाद दूसरा, अर्थपूर्ण समस्या को रखें और हल करें, यानी जो छोटी छोटी समस्या है, अर्थपूर्ण समस्या है, उसको रखें और बच्चों से हल करवाएं या आप स्वयं हल करें। गणित का आनंदित माहौल बनाएं, यानी गणित पढ़ाते समय आप, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को डांट दें, मार दें, या यदि बच्चा नहीं समझ पा रहा है उसको मार दें, तो इससे सभी बालक डरने लगेंगे। तो क्या गणित विषय को क्या करें, आनंदित माहौल में सिखाएं, यानी बच्चे को हंसाकर खिलाकर उसको गणित विषय समझाना या सिखाना चाहिए। उसके बाद यहाँ से ट्रिक और टैग वर्ड वही एनसीएफ से छांटे जाते हैं, तो वहीं से हम छांट के आपके लिए लिखे हैं। तो देखते हैं ये ट्रिक और टैग वर्ड कैसे हैं। तो एक ट्रिक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव।
तो निगेटिव का मतलब होता है ये बालक को नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव का मतलब होता है ये बालक को करना चाहिए। तो यदि कहीं तर्क दिया गया है तो बालक को तर्क शक्ति का विकास करने के लिए तार्किक प्रश्न आप पूछ सकते हैं या पूछा जाता है। उसके बाद वास्तविक जीवन से जोड़ना, यानी बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़कर यदि संप्रत्ययों का अध्ययन करवाएंगे तो बालक अच्छे तरीके से सीखेगा। फिर अधिगम के अवसर उपलब्ध करवाना पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। व्यापक विकल्प, व्यापक विकल्प गणितीय समझ, यानी व्यापक विकल्प यदि पूरे विकल्प में से कोई एक बड़ा सा विकल्प आपको दिख रहा है, व्यापक है, उसमें सभी चीज़ों को समाहित किया गया है, तो वही 100% हमारा सही हो जाएगा। फिर चिंतन को प्रोत्साहित करना भी एक पॉजिटिव होता है। विस्तार एवं व्यापकता भी पॉजिटिव होता है। जैसे विस्तार, कोई सबसे ज़्यादा बड़ा विकल्प दे दिया, उसमें सारे संप्रत्ययों को शामिल कर दिया गया है, तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद हमको क्या नहीं करना चाहिए, सीटेट के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, यानी क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। उच्च कक्षा के लिए बालकों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ये बात गलत होती है। ये बात बालकों से कभी ना कहें कि यदि आप नहीं पढ़ोगे तो आपका 6 में एडमिशन नहीं होगा या 8th में एडमिशन नहीं होगा। उच्च कक्षाओं के लिए आप उसको नहीं बोल सकते हैं। फिर व्यावसायिक बनाने के लिए, यानी कमाई धंधा करने के लिए, व्यावसायिक बनाने के लिए आप बच्चे को नहीं कह सकते हैं, या व्यवसायी बनाने के लिए बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा दिया है रोज़गार कमाने के लिए, यानी रोज़गार कमाने के लिए बच्चे को नहीं कह सकते यदि पढ़ोगे नहीं तो आपको रोज़गार नहीं मिलेगा, ये है वो है, या रोज़गार से संबंधित आपको एग्जाम्पल देंगे तो ये बात गलत मानी जाती है। उसके बाद ग्रेडिंग और रैंकिंग सीमितता, आप बच्चे और बच्चियों में ग्रेडिंग एवं रैंकिंग नहीं करेंगे, या फिर ये नहीं कहेंगे कि साहिल को ज़्यादा आता है, सुदीप को कम आता है, ऐसी आप रैंकिंग और ग्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। और सीमितता, यानी ये नहीं कह सकते कि आप बहुत सीमित हो, आपको बहुत कम आता है, सीमितता वाले ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। उसके बाद केवल निगेटिव होता है, आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो सारे में। मात्र भी निगेटिव होता है, सिर्फ ही भी निगेटिव होता है, फिर याद करना भी निगेटिव होता है, रटना और कंठस्थ करना भी निगेटिव होता है। ये जो ऑप्शन हमें मिल जाएंगे तो 100% वो ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो इन सबको नोट कर लीजिए और आप ध्यान से इसको याद कर लीजिए ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर मिल सके। तो दोस्तों आइए अगला देखते हैं। इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट दिया गया है, जैसे बच्चे को आप गणित विषय पढ़ाना चाह रहे हैं या कुछ भी चीज़ पढ़ाना चाह रहे हैं तो पहले क्या करें, मूर्त एवं वास्तविक चीज़ दिखाएं। जैसे आपको एप्पल आपको पढ़ाना है, सेब पढ़ाना है, तो पहले आपको एकदम परफेक्ट आप से एप्पल आपको उसको दिखाएं, ला के उसके हाथ में रखें, दिखाएं, तब वो क्या जानेगा कि हाँ ये एप्पल है। फिर उसके बाद उसी एप्पल को आप चित्र बना देंगे तो वो उसको सृजनात्मक क्षमता के द्वारा वो समझ जाएगा कि हाँ सर हमको एप्पल दिखाए थे, वही चीज़ उसी चीज़ का ये चित्र बना हुआ है। फिर उसके बाद कहानी, अब जैसे मान लीजिए एप्पल है, एप्पल नाम का कोई कहानी सुना देंगे एप्पल से संबंधित, तो वो कहानी के माध्यम से दिमाग में बैठा लेगा कि हाँ ये एप्पल हमको समझाए थे सर, वही एप्पल एप्पल बोल रहे हैं, तो वो अपने आप समझ जाएगा। फिर उसको क्या करेंगे, अमूर्त चिन्ह फिर बता देंगे, यानी फिर बता देंगे कि एप्पल एफआर होता है, तो अब वो बच्चा अच्छे तरीके से समझ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ये बड़े बच्चों के लिए, थोड़े से बड़े बच्चे जैसे हो जाते हैं उनके लिए होता है। मानचित्रण पहले करवाया जाता है, फिर विश्लेषण करवाया जाता है, फिर अनौपचारिक करवाया जाता है, फिर औपचारिक शिक्षण दिया जाता है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों तुरंत डायरेक्ट एग्जाम में हिट करता है। कैसे, दशमलव संख्याएं यदि आपको प्रदर्शित करना है तो किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दे देगा ग्राफ पेपर, दूसरा दे देगा कुछ और पेपर, 3-4 प्रकार के पेपर का नाम दे देगा। फिर उसके बाद कहेगा दशमलव संख्याएं किस में प्रदर्शित की जाती हैं, तो दशमलव संख्याएं जो होती हैं ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित की जाती हैं। तो ये दशमलव अगर रहेगा तो ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित होगा, तो ग्राफ पेपर हम आंसर टिक कर देंगे। यदि स्थानीय समझ आपको समझाना है, स्थानीय मान बच्चे को समझाना है, स्थानीय मान सिखाना है, तो वो किस चीज़ पर आप सिखा सकते हैं, गिनतारा पर सिखा सकते हैं। गिनतारा आप देखे होंगे ऐसे एक स्लेट नुमा होती है, इसमें रॉड लगे होते हैं, इसमें छोटी छोटी गोलियां भरी होती हैं, तो ये गिनतारा होता है। तो यदि आप बच्चे को स्थानीय मान सिखा रहे हैं तो गिनतारा का प्रयोग करेंगे तो बच्चे अच्छे तरीके से सीखेंगे। उसके बाद ज्यामितीय संकल्पनाएं, ज्यामितीय संकल्पनाएं यदि आपको सिखाना है तो ज्यामितीय संकल्पनाएं जियो बोर्ड और ग्राफ पेपर दोनों से सिखाया जा सकता है। अगर ज्यामितीय संकल्पनाएं आ गई तो जियो बोर्ड ऑप्शन में होगा, अगर जियो बोर्ड नहीं होगा तो ग्राफ पेपर होगा। अगर ऑप्शन में ये दोनों होगा तो ये दोनों साथ में ही होगा, ग्राफ पेपर जियो बोर्ड दोनों साथ में होगा। तो ज्यामितीय संकल्पनाएं जियो बोर्ड और ग्राफ पेपर होता है। उसके बाद भिन्न है, यदि आप भिन्न बच्चों को भिन्न सिखाना है तो क्या करेंगे, भिन्न सिखाने के लिए संख्या रेखा या संख्या चार्ट को प्रदर्शित करेंगे।
संख्या रेखा या संख्या चार्ट ऐसे कुछ होता है संख्या रेखा, फिर यहाँ 1 रहता है, यहाँ 2 ऐसे मान करके फिर ऐसे करके बताया जाता है। 1 2 3 4 यहाँ पर कुछ गिनतियाँ होती है, तो वही होते हैं। भिन्न सिखाने के लिए बच्चे को संख्या रेखा प्रदर्शित करना चाहिए या फिर संख्या चार्ट प्रदर्शित करना चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक पॉइंट दिया गया गणित में खेल और पहेलियाँ संकल्पना को समझने में सरल व रुचिकर बनाती हैं। जो गणित विषय होता है वो गणित विषय में जो खेल और पहेलियाँ होती हैं वो संकल्पना को क्या करने समझने में और सरल व रुचिकर बनाने में मदद करती हैं। क्या गणित गणित में जो खेल पद्धतियाँ होती हैं और पहेलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं संकल्पना को सरल व रुचिकर बनाती हैं। तो उसके बाद दोस्तों आज ये पूरा मैराथन टाइप में क्लास थी, जो हमारा मैथ पेडागॉजी का पूरा जो थ्योरी का पोर्शन था वो सारा हम कंप्लीट कर दिए हैं। दोस्तों यदि आप हमारा अभी तक चैनल ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज़ाना क्लास की अपडेट आपको ताकि मिलती रहे। तो दोस्तों आज हम ये थ्योरी की क्लास पूरा जो जितना था हम सारा थ्योरी की क्लास ख़त्म कर लिए हैं। अब कल से हम इसी से संबंधित ये आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों आज हम यहीं तक करते हैं, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज़्यादा वीडियो नहीं रहेंगे, 10-15 वीडियो रहेंगे, उसी में से आपका 10-15 नंबर आप आराम से क्लियर हो जाएगा। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।